नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। बिल्कुल फ्री माइंड होके एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगा के टॉपिक पढ़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन कोई भी पेपर हो उसमें से जरूर आता है। भारत का जो संवैधानिक विकास का ये जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं आपको है ना बिल्कुल मेन अच्छी अच्छी चीजें बड़ी अच्छे तरीके से समझा के चलूंगा इन चीजों को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास कि भारत में कैसे कैसे विकसित हुआ है, कब से कानून कब से बनना स्टार्ट हुए थे, कब तक बनते गए, ठीक है। लेकिन इससे पहले भारत के संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि संवैधानिक विकास से क्या प्रभाव पड़े। देखो, संवैधानिक विकास का एक तरीके से तो दो चीजें साथ साथ चली संवैधानिक विकास में। संवैधानिक विकास, इसमें दो चीजें ना पैरेलल चली है। एक चीज तो कौन सी चली है? संवैधानिक मूल्य। क्या है भाई? संवैधानिक मूल्य। दूसरा है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक मूल्य में देखो, जैसे संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गई, न्याय हो गया, ठीक है। ये संवैधानिक मूल्य, इनका भी विकास हुआ है। क्या भाई? इनका विकास हुआ है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं संस्थाएं, किस प्रकार की संस्थाएं संवैधानिक विकास के साथ किस प्रकार की संस्थाओं का उदय हुआ? जैसे देखो, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से संवैधानिक मूल्य नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, ए बी सी तीन ऑप्शन, चौथे में आपको मिल जाएगी न्यायपालिका। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा? संवैधानिक मूल्य नहीं है, तो संवैधानिक मूल्य में आपका आंसर क्या आ जाएगा? फिर बाद में नहीं है में न्यायपालिका आ जाएगा। इस प्रकार ये पूछ सकता है कि निम्न में संवैधानिक संस्था नहीं है और तीन ये आ जाए, इनमें से कोई एक डाल देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पहले के पेपर में आ चुका है, पीसीएस के पेपर में आया, ठीक है। फिर देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे। जैसे भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ है भाई। कितने चरणों में हुआ है? दो चरणों में। एक चरण तो वो था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, कुछ कानून बनाती है, और 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर क्या कर रही थी? शासन कर रही थी, ठीक है। 1857 में जो विद्रोह था वो दबाना उनके लिए मुश्किल हो गया और पूरा का पूरा जो शासन प्रणाली उठकर किसके हाथ में चली गई? ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की क्राउन या ब्रिटेन की संसद के पास चली गई। जब ब्रिटेन की संसद ने 1858 से जो कानून बनाने शुरू किए, 1947 तक जो बनाए, वो जो कानून होंगे वो तो होंगे ब्रिटेन की संसद के बनाए हुए कानून, ठीक है। और 1858 से पहले के 1600 से लेकर 1858 के बीच में जो है जो भी कानून लेकर आई थी वो कौन लेकर आए थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनते ब्रिटेन की संसद में ही थे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर क्या कर रही थी? ब्रिटेन की संसद शासन कर रही थी। किसके थ्रू? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो देखो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको थोड़ा सा आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कभी भी शुद्ध रूप से व्यापार नहीं किया। हम पढ़ते जरूर हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी व्यापार, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में नाम दिया था, ये ध्यान रखना। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुद्ध रूप से भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? शासन किया था, न कि कभी व्यापार किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो, भारत का संवैधानिक विकास, क्योंकि 1833 वाला जो चरण है, 1833 वाला जो एक्ट है, उसके बाद क्या हुआ था कि भाई जो कंपनी थी उसने क्या किया था? व्यापार से अपना ध्यान हटाकर भारत में प्रशासन या शासन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। तो शुद्ध रूप से शासन उसको कहेंगे हम। उससे पहले जो व्यापार कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो द लंदन कॉमर्स ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, इस तरीके से उसका क्या था? नाम था। उसने शुद्ध रूप से व्यापार किया था। अब देखो, संवैधानिक विकास दो चरणों में। पहला तो हम मान के चलते हैं कौन सा? EIC,
क्योंकि ज्यादा पॉपुलर इसी नाम से हुए, तो हम पढ़ते EIC हैं इसको, ठीक है, 1600 से ही। दूसरा ब्रिटेन की संसद, क्या भाई, ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की क्राउन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कहने का मतलब कानून वगैरह जो बनाए थे, तो वो कब से कब तक थे उनके, 1600 से लेकर और 1857, ठीक है, या किसी किताब में 58 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। और फिर ब्रिटेन की संसद ने जो कानून बनाए वो 1858 से 1947 तक, ठीक है। ब्रिटेन की संसद ने जो एक्ट बनाए थे, कानून बनाए थे, वो 1858 से 1947 के बीच में जो बनाए वो सारे ब्रिटेन की संसद ने बनाए थे। EIC ने 1600 से लेकर 1857। लेकिन ये ध्यान रखना कि 1858 तक ब्रिटेन की संसद अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करने का क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी, ठीक है, या प्रयास कर रही थी या शासन कर रही थी अप्रत्यक्ष रूप से, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कर रही थी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या वो बदलाव हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। जैसे पहला हम पढ़ते हैं 1600 से लेकर 1600 से 1858, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, क्या भाई, 1600 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को बताओगे, ठीक है। 1599 में इसका गठन की अगर मैं बात करूं, 31 दिसंबर 1599 में EIC का क्या हुआ था, गठन हुआ था, क्या हुआ था, गठन हुआ था। एक्चुअल में था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, 200-250 जो बड़े व्यापारी थे उनका एक संगठन था इंग्लैंड में, क्या था, एक संगठन था। और 31 दिसंबर 1599 को उस संगठन को हमने क्या दे दिया, एक अलग से नाम दे दिया, ठीक है। और उस संगठन को क्या कहा गया ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कि आप 15 साल के लिए पूर्वी देशों से क्या करो, आप व्यापार करो, आपको 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए छूट दी जा रही है, ठीक है। तो 15 साल के लिए वो क्या आए थे, भारत में आए थे, फिर 15 साल की बजाय करते करते बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारत पर व्यापार और शासन दोनों ही किए, ठीक है। तो 15 साल के लिए, 15 साल के लिए क्या जारी किया भाई, राजलेख जारी किया। ये राजलेख किसने जारी किया था, महारानी एलिजाबेथ ने। किसने भाई, महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा सा स्वरूप है। अब देखो हुआ क्या, व्यापार करना शुरू किया, क्या किया भाई, व्यापार। जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार जब किसी के साथ किया जाता है तो क्या लगता है भाई, टैक्स लगता है, ट्रेड के ऊपर क्या लगता है भाई, टैक्स लगता है। और ये टैक्स के ऊपर से ही क्या हुई थी, इस घटनाओं की शुरुआत हुई थी, क्या भाई, टैक्स से ही इन घटनाओं की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। शुरुआत में देखो मैं बताऊं आपको कि इस जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने भी दो प्रकार से शासन, दो रूपों में बटा हुआ है इसका शासन। एक तो 1600 से 1600 से लेकर 1600 से 1765 एक भाग है, और फिर दूसरा 1765 से 1858, ये दूसरा चरण है। तो पहला चरण में क्या क्या घटना हुई, दूसरे चरण में क्या हुआ, देखो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के दो चरण। 1600 से 1765 में तीन प्रमुख घटनाएं हुई, क्या भाई, तीन प्रमुख घटनाएं, तीन प्रमुख घटनाएं हुई। ये तीन प्रमुख घटना कौन सी थी भाई, पहली घटना तो था प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। दूसरी घटना जो थी वो था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। देखो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, कहां हुआ भाई, 1757। बक्सर का युद्ध हुआ 1764। ये जो युद्ध हुआ था ये क्या हुआ था, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट
क्लाइव। बंगाल की तरफ से किसने किया था भाई, बताओ, सिराजुद्दौला। ठीक है। व्यापार का कारण क्या, व्यापार में हुआ क्या, लड़ाई का कारण बता दूं छोटा सा मैं आपको अब, कि अंग्रेज फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार करना चाहते थे, बिना कोई टैक्स दिए, मतलब टैक्स ऑफ फ्री। और जो ये नवाब था, ये नवाब क्या चाह रहा था कि मैं आपको बिना टैक्स के व्यापार नहीं करने दूंगा। तो इस बात के ऊपर इनकी क्या हुई थी भाई, लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला का हार का कारण था सिराजुद्दौला के अपनों ने उसके साथ क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। ठीक है। और अंग्रेज इसमें जीत गए। फिर बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई, बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, जैसे ही ये हारे बंगाल वाले और अंग्रेज जीते, तो इन्होंने क्या किया भाई, किसको कुर्सी पर बिठा दिया था, मीर कासिम को। क्या भाई, मीर कासिम को। विश्वासघात तो किसने किया था, मीर जाफर ने। और फिर अंग्रेजों ने किसको बैठाया था भाई, मीर कासिम को बिठा दिया था। मीर कासिम स्टार्टिंग में अंग्रेजों के अकॉर्डिंग उसने शासन किया, बाद में धीरे धीरे करके वो वापस उसी स्थिति पर आ गया और उसने अंग्रेजों को किनारा करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके बीच में वापस से लड़ाई हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको गद्दी से हटा दिया था। तो बाद में जब लड़ाई हुई, तो ये लड़ाई क्या हुई थी, तीन संयुक्त सेनाएं एक तरफ थी, तीन संयुक्त सेनाएं एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, अंग्रेज एक तरफ। ये तीन सेनाएं किस किस की थी भाई, एक तो बंगाल की सेना थी, मतलब बंगाल का नवाब, एक अवध का नवाब, एक मुगल नवाब, मुगल नवाब। ठीक है। ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। इसमें भी क्या हुआ भाई, अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो। किसने किया भाई, हेक्टर मुनरो ने। ठीक है। ये बंगाल की तरफ से देखो, इनके अगर पूछ भी ले तो ये कौन था, मीर कासिम। ये कौन था, अवध का नवाब सुजाउदौला। और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। मतलब मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी हुआ क्या, कि फिर भी ये लोग हार गए। इस युद्ध के बाद एक निर्णायक स्थिति पैदा हो गई, या एक यूं कह सकते हैं एक स्थिति स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देने लग गई थी। वो क्या थी, क्योंकि तीन बड़ी सेनाएं एकजुट होकर लड़ रही हैं, फिर भी अंग्रेजों से हार जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें तो अकेला बंगाल का नवाब लड़ा था, विश्वासघात हो गया था, तो मान सकते हैं भाई ठीक है चलो हो सकता है हार गए। लेकिन जब तीन सेनाएं एक संयुक्त रूप से लड़े और फिर भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाए, इसका मतलब अंग्रेजों की स्थिति यहां पर क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी। तो इसमें भी ध्यान रखना। प्लासी कहां पड़ता है भाई, बताओ, बंगाल में पड़ता है। बक्सर कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है। दो घटनाएं ये थी। तीसरी घटना और देखो, तीसरी घटना क्या थी, ये तीसरी घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी घटना क्या है, देखो, दो घटनाएं बता दी, तीसरी घटना है ये जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये बक्सर के युद्ध के बाद क्या किया गया, एक इलाहाबाद की संधि की गई 1765 में। क्या भाई, 1765 में इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि की गई। और इलाहाबाद की जो संधि थी, उस संधि में कुछ कंडीशनें निकल कर आई। क्या भाई, उस संधि में कुछ कंडीशनें निकल कर आई, या फिर यूं कह सकते हैं अंग्रेजों ने कंडीशन रख दी। उसमें इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ क्या, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। पहला, रॉबर्ट क्लाइव। क्या है भाई, रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन प्रणाली ले आया, द्वैध शासन प्रणाली ले आया। ठीक है।
तीसरा, ये बता रहा हूं, इसके परिणाम बता रहा हूं। तीसरा क्या हुआ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। चौथा, कंपनी घाटे में जाने लगी। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी को उभारने के लिए, कंपनी को घाटे से उभारने के लिए ब्रिटेन की संसद से लोन की डिमांड रखी गई। लोन की डिमांड रखी गई कि चार बड़े असर हुए। देखो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। संधि में क्या क्या परिणाम, देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दे दी गई। क्या भाई, अंग्रेजों को मिल गई। ठीक है, क्योंकि वो हार गए थे तो अंग्रेजों ने उनके सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी, देखो दोहरा शासन किस तरीके से, तो थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। जैसे शासन कैसे हो गया, शासन ये हो गया कि दीवानी मामले एक तरफ और निजामत मामले एक तरफ। निजामत, निजामत, निजामत मतलब है राजा वाला शासन। क्या भाई, राजा वाला शासन की कामकाज। दीवानी में तो क्या आ जाते हैं भाई, राजस्व वाले मामले, राजस्व मामले। और इसमें क्या आ जाते हैं, जनता के काम, जनता के काम। किया क्या इन्होंने संधि में, बोला कि पैसे का लेन देन या होलसेल क्या रहेंगे, हम रहेंगे। कितना पैसा लेना है, कितना देना है, कितना टैक्स लेना है, कितनी छूट करनी है, पैसे का क्या करेंगे, हिसाब किताब हम रखेंगे। काम का हिसाब किताब कौन रखेगा, राजा रखेगा या निजाम रखेगा। तो मतलब जैसे कोई सड़क बनवानी है, कोई तालाब बनवाना है, कोई धर्मशाला बनवानी है या कुछ और बनवाना है, वो सारी सरदर्दी तो किसकी हो गई भाई, राजा की, निजाम की हो गई। ठीक है, अब पैसे का जो है वो सारा मामला हम देखेंगे। तो क्या हुआ भाई, धीरे धीरे क्या हो गई, राज्यों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर होती चली गई और राजाओं की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म सी होती चली गई। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे पेंशन देके उन राजाओं को और किनारे करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। तो ये इस प्रकार की शासन प्रणाली ले आए। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ये राजस्व वाले मामले आए तो भ्रष्टाचार भी थोड़ा ज्यादा फैल गया। क्या भाई, भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गया। जो इंडिविजुअल व्यापार करने लगे, जो अंग्रेजों की तरफ से जो कर्मचारी थे वो इंडिविजुअल रूप से भी क्या करने लगे, व्यापार करने लगे और भ्रष्टाचार में क्या हो गए, लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो कंपनी क्या है भाई, घाटे में जाने लगी। मतलब राजस्व वाला मामला कंपनी के हाथ में, फिर भी कंपनी घाटे में। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या हुआ भाई, जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी घाटे में जाने लगी तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को उभारने के लिए लोन की मांग की। क्या भाई, ब्रिटेन से लोन की मांग की। ठीक है, जब लोन की डिमांड रखी गई तो उस समय कौन था भाई, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। उस लॉर्ड नॉर्थ ने क्या है भाई, एक गुप्त समिति बनाई। क्या बनाई, एक गुप्त समिति। ठीक है, और ये गुप्त समिति ने क्या की भाई, रिपोर्ट भेजी। क्या भाई, रिपोर्ट भेजी कि यहां तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए बाद में क्या लेकर आए भाई, वो एक एक्ट लेकर आए। कौन सा, 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट की ये कारण थे। देखो मतलब दीवानी मामले अंग्रेजों के पास, सोचने वाली बात है। ठीक है, और फिर भी कंपनी घाटे में, लोन मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा लोचा है। और वो लोचे की जांच के लिए क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ ने क्या बना दिए कि समिति बना दी भाई। और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही क्या किया गया था कि इस एक्ट का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था भाई। इस एक्ट को बनाया गया था ताकि उन पर क्या कर सके भाई, नियंत्रण स्थापित कर सके। तो इसके बाद क्या आता है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट। देखो यहां से बताता हूं मैं आपको, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है,
देखो 1773 में रेगुलेटिंग, इसका अर्थ अगर पूछ ले, अर्थ क्या है रेगुलेटिंग का, तो इसका है नियंत्रण करना, नियंत्रण करना या फिर नियमन करना, नियमन करना। पहला तो मतलब ये, जैसे गैस में अपने रेगुलेटर होता है, उसका काम क्या होता है, उसको कंट्रोल करना, तो ये भी क्या था, एक प्रकार से नियंत्रण करने वाले क्या लेकर आए थे, एक्ट लेके आए थे। तो इस एक्ट में मुख्य देखो क्या क्या बातें थी, इस एक्ट में मुख्य सबसे पहली जो बात थी वो क्या थी भाई, एक तो प्रेसिडेंसियां जो थी, थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको, 3 प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई, फिर कलकत्ता और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में बैठते थे गवर्नर, जो सबसे बड़े अधिकार थे तीनों के इंडिविजुअल रूप से। अब हुआ क्या कि इसमें से एक प्रेसिडेंसी जो बंगाल की प्रेसिडेंसी, जिसको हम कलकत्ता की प्रेसिडेंसी बोलते हैं, उसको क्या कर दिया गया, मुख्य प्रेसिडेंसी बना दिया गया था, और वहां का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का हमने पद दे दिया था। तो पहली बात तो ये समझो कि बंगाल की प्रेसिडेंसी को मुख्य प्रेसिडेंसी, बंगाल की प्रेसिडेंसी को मुख्य प्रेसिडेंसी, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब अब जो मुंबई और मद्रास वाली जो प्रेसिडेंसी है किसको रिपोर्ट करेंगी, बंगाल की प्रेसिडेंसी को, कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी को, और उसको गवर्नर जनरल बना दिया। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना भाई, बताओ भाई, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। पहला तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 1774। और कहां बनाया गया भाई, कलकत्ता में बनाया गया। क्या बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया, ठीक है। ये दो। और इसका न्यायाधीश कौन था भाई, मुख्य न्यायाधीश, एली एलिजा इम्पे। क्या था भाई, एली एलिजा इम्पे। इस एक्ट को, इस एक्ट को नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, एक्ट भी कहा जाता है। भारत का पहला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहला कानून भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि पहला जो 1773 वाला एक्ट था उसमें ये प्रमुख चीजें रखी गई। क्या रखी गई भाई, ये प्रमुख चीजें। तो इससे हुआ क्या, देखो दो चीजें बताता हूं इससे क्या क्या हुआ भाई। एक तो गवर्नर परिषद बनाई, क्या बनाई भाई, गवर्नर परिषद। क्या भाई, गवर्नर परिषद। और उसमें 2:2 रखा गया। निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको, गवर्नर जनरल को। किसको रखा गया भाई, गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार रखा गया। तो इससे एक साफ जाहिर है दो चीजें, एक तो इसमें कार्यपालिका का उदय हुआ, इस एक्ट के तहत क्या आई भाई, कार्यपालिका आई। दूसरा, इस एक्ट के तहत क्या आई भाई, न्यायपालिका का भी उदय हुआ। क्या हुआ, न्यायपालिका का उदय हुआ। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, क्या भाई, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई न्यायपालिका को किस एक्ट के तहत देखने को मिलता है। तो उसमें ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है।
तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब भारत में पहला कानून कौन लेकर आई भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी, ठीक है। चलो एक, हाँ, इसके बाद 1773 के बाद देखो एक आता है 1781। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या भाई? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था, बताओ भाई। 1773 वाले एक्ट में जो कमियां रह गई थी, क्या भाई? 1773 वाला जो एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया। तो इसमें देखो, इसमें क्या किया गया? एक तो राजस्व मामले किससे, मतलब न्यायालय से हटा दिए गए। दूसरा, गवर्नर परिषद द्वारा बनाए कानून सुप्रीम कोर्ट से पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं, ये किया गया, ठीक है। तीसरा, 5,000 पाउंड से ज्यादा के विवादित मामले तय परिषद ब्रिटेन की संसद के पास भेजे गए, पास भेजे जाने लगे। मतलब उसमें कुछ थोड़ी सी कमियां रह गई थी। तो इसमें क्या किया गया भाई? गवर्नर जो परिषद थी उसको और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद एक आया 1784। क्या भाई? 1784। तो 1784 में क्या किया? 1784 इसको हम क्या बोलते हैं भाई? पीट्स इंडिया एक्ट। क्या भाई? पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसका मतलब यह था कि वो एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे कि जो कि क्या, कि भाई इसके शासन को या इनके व्यापार को अच्छी तरीके से क्या कर रखे भाई? निगरानी कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया भाई? दो अलग अलग संस्थाएं बना दी। एक तो BOC, एक BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये दो संस्थाओं का क्या कर दिया गया था भाई? निर्माण कर दिया गया था 1784। 1784 के बाद क्या आता है भाई? नेक्स्ट 1793 का एक्ट। क्या भाई? 1793 एक्ट। इसमें क्या लेकर आए थे? स्थायी बंदोबस्त। क्या लेकर आए भाई? स्थायी बंदोबस्त, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 1793 वाले में, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था कि 5 लाख रुपए सालाना ब्रिटेन को देना तय हुआ, ब्रिटेन को दिए जाएंगे, ठीक है। और जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं भारत का शासन देख रहे हैं, भारत का शासन देख रहे हैं, उनका वेतन भी भारत के राजस्व से देने की घोषणा की गई थी 1793 वाले एक्ट के अंदर, ठीक है। 1793 के एक्ट के बाद अपना कौन सा आता है भाई? 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। एक ये भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये समझना बड़ा जरूरी है भैया। अगर आप बिना समझे अगर इनको रटोगे तो ये आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और कल भी मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।